हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट जेरा विद रामपुरी में। 2025 जून के एग्ज़ाम के PYQs हम अपने यूट्यूब चैनल पर अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रतिदिन, जिसमें से आज हम जो 2025 जून के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को पुनः देखेंगे। दिसंबर 2025 की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं। साथ ही आप अगर पैड कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए इस नंबरों पर कॉल मैसेज करके अभी जो कोर्स दिसंबर के लिए कराया जा रहा है उससे जुड़कर आप क्लासेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जून 2025 के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं उनको विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने EIK के बारे में पढ़ा। कम्बोडिया का डांस फॉर्म है, संगीत रिलेटेड थिएटर फॉर्म है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था नाट्यशास्त्र में जो अध्याय के बारे में, 6ठे अध्याय में रस का वर्णन है। और जो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो थोड़े से अपडेटेड UGC नेट के वेबसाइट से निकाला हुआ एक क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा था वो थोड़े से भिन्न हैं इससे, तो हम स्टार्टअप से ही करते आते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था कि EIK जो है नृत्य थिएटर फॉर्म, नृत्य नाटक फॉर्म, वो कहाँ से है, तो वो कंबोडिया से है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे अपने पहले वीडियो में। वो यूट्यूब चैनल पे है, आप जाकर उसे दोबारा देख लीजिएगा। इसमें दूसरा जो सवाल बनकर आया है, नाट्यशास्त्र में कौन सा अध्याय रस से अभिलक्षित है। तो पहला अध्याय नाट्य उत्पत्ति को बताता है, दूसरा अध्याय नाट्य मंडप के बारे में बता रहा है, तीसरा अध्याय में विधान बताया गया है देवी देवताओं के पूजा पाठ के। उसके पश्चात जो रस है, सबसे प्रसिद्ध है रस की बात अगर हम करें तो रस 6वें अध्याय में बताया गया है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है दूसरे में हमारे नाट्यगृह के बारे में बताया गया है, और 12 और 8वां जो अध्याय है उसमें नाट्यशास्त्र में अन्य चीज़ वर्णित है। तो ये रस का अभिलक्षण वाला अध्याय 6वां यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें निम्नलिखित नाट्य धर्मी का सही विवरण नहीं है। तो नाट्य धर्मी और लोक धर्मी जो है उसके बारे में हम लोग अपने YouTube चैनल पर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ इसके संबंधित वीडियो, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि नाट्य धर्मी और लोक धर्मी क्या होता है, उसका उन दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही यह जो हमारे एकादश संग्रह 11 नाट्य संग्रह के अंतर्गत जो आते हैं उसमें जो धर्मी वाले पार्ट में नाट्य धर्मी और लोक धर्मी का हम अध्ययन करते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आया है नाट्य धर्मी, उसका सही विवरण नहीं है। कहने का यह तात्पर्य है कि विवरण जो है उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें उसे सिलेक्ट करना है जो कि सही विवरण नहीं है, और जो विवरण है उसे सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें दिया हुआ जो अध्याय है धर्मी के बारे में, तो नाट्य धर्मी जो होता है वह ज़्यादातर क्लासिकल चीज़ों को लेकर, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर ज़्यादा बेस्ड है, भाव भूमिकाएँ ज़्यादा होंगी उसमें, और उसके अंदर शैली हस्त मुद्राएँ होंगी। और जो हमारा लोक धर्मी है वो रियलिस्टिक प्ले को दर्शाता है, जो हम रियलिज्म की बात कर सकते हैं, रियल चीज़ों को लेकर हमारे दैनिक दिनचर्या की जो कथा वस्तु है उससे संबंधित ये लोक धर्मी होता है। तो यहाँ जो सवाल का जवाब होगा उसमें लिखा हुआ है कि उच्च शैलीकृत हस्त मुद्राएं और भूमिकाएं, तो ये चीज़ें नाट्य धर्मी का विवरण है, सही विवरण नहीं है बताना है हमें। तो ये सवाल हमारा उच्च शैलीकृत हस्त मुद्राएं भूमिकाएं इसमें नहीं आएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है स्थानीय प्रथाओं, रीति रिवाजों और प्रयोगों पर आधारित। तीसरा लिखा है कठोर शिक्षक शिष्य परंपरा द्वारा अर्जित।
और लिखा है पारखी गुड़ीजनों द्वारा सराहनीय। तो इसका जो सवाल का सही उत्तर होगा वह होगा शैलीकृत तो नहीं होगी, क्योंकि वो नाट्य धर्मी के बारे में बता रहा है। सही विवरण हमें यहाँ पे सीधा सीधा कहें तो लोक धर्मी के बारे में जो वर्ड लिखा गया है उसको हमें बताना है। लोक धर्मी के बारे में जो वर्ड है उसे अगर हम देखें तो लोक धर्मी के आधार पे क्या होगा, इसका सही जवाब, इसके सही जवाब के अनुसार हम लोग देखें तो जो स्थानीय प्रथाओं, रिवाजों और प्रयोगों पर आधारित होता है। अब ये नाट्य धर्मी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये लोक धर्मी के अंतर्गत आ रहा है। और कठोर शिक्षक गुरु परंपरा द्वारा अर्जित होता है, तो ये नाट्य धर्मी होता है, लोक धर्मी नहीं होता है। पारखी गुरु द्वारा सराहनीय रहता है। तो ये चीज़ें नाट्य धर्मी के गुण हैं, ना कि नाट्य धर्मी के गुण बताए गए हैं। इसमें से हमें अलग करने में सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे अलग टिक करेंगे और उसके आधार पे हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सही होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें देखेंगे, हाँ ये हमारे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। अध्ययन क्या हुआ है मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, परंपरा से संबंधित नहीं है। तो हमने 9 कलेवर के बारे में डिटेलिंग वीडियो में बात किया हुआ है, भगवत मेला के बारे में बात किया हुआ है, दसकठिया के बारे में बात किया हुआ है। 9 कलेवर वेशा जो होता है मूर्ति बदलने की उत्सव क्रिया है उड़ीसा में, ये परंपरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके भाई के मूर्तियों को बदला जाता है। भाई बहन की मूर्तियां जो हैं उन पे सुदर्शन और जो मूर्तियां रहती हैं वो नीम की लकड़ियों से बने रहते हैं, जिस दारू ब्रह्मा कहते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये 9 कलेवर वेश जो फॉर्म है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये परंपरा से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आनंदज और अर्थज किस भावना के प्रकारों को निरूपित करने वाली विधाएं हैं? अगर आप हास्य की बात करेंगे तो हास्य में चीज़ें आनंद तो पूर्वक रहती हैं, लेकिन अर्थच वाली भाव नहीं आती। रौद्र में इससे लेना देना नहीं है, भयानक से भी कोई लेना देना नहीं है। तो करुण जो फॉर्म है, करुण रस जो होता है, उसमें आनंदज और अर्थच की भावना निरूपित होती हैं। उसके बाद नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियाँ कहाँ संरक्षित हैं? तो नाट्य शास्त्र की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो भंडाकर ओरिएंटेड शोध संस्थान पुणे में संरक्षित हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। अड्यार थियोसॉफिकल सोसाइटी पुस्तक चेन्नई, इसमें नाट्य पांडुलिपियाँ नहीं सुरक्षित है। भंडाकर ओरिएंटेड शोध संस्थान पुणे में पांडुलिपियाँ संग्रहित की गई हैं। अगला, महाभारत से कहानियों और विषयों का निरूपण चित्रण करने वाली जावा की एक नृत्य नाट्य परंपरा है। तो जावा को हम लोगों ने कल देखा था, बाली भी कहते हैं, इंडोनेशिया भी कहते हैं। तो उससे आया हुआ फॉर्म है वयांगोलिक, वयांगवोग, लगेंद्रिया, लगेंद्र माधवन्ना। तो ये जो फॉर्म है वयांगवोग, ये महाभारत से कहानियों और विषयों का निरूपण चित्रित करने वाली जावा की नाट्य परंपरा है, जो कि यूनिट 5 से है। और भी डिटेलिंग वीडियोस और भी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब पर डालूंगा 5वें यूनिट को लेकर, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैथिली कवि कोकिल के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रसिद्ध हैं विद्यापति जी, क्योंकि नागार्जुन चंद्र नाथ गोविंदास जी हैं नहीं वहाँ से। मैथिली कवि कोकिल के रूप में विद्यापति जी को जाना जाता है। अगला सवाल, कौन सा लोक नाट्य नुक्कड़ नाट्य के समतुल्य है? करागम जो है वो जो है इसके बारे में भी हम लोग अपने जो मैंने अपलोड किया है 1 दिन पहले, उस वीडियो में मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो थेरुकुत्तु जो होता है, थेरु का अर्थ ही होता है
कि बहुत थेरू का अर्थ सड़क और कुत्थू का अर्थ होता है नाटक या कहानी, जो कि आपके सड़क पर खेले जाने वाले नाटक की ओर इंगित करता है। कुडियट्टम के बारे में हम जानते ही हैं, सांस्कृतिक प्ले केरल का फॉर्म है जिसमें पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरीके से ना थेरुकुत्तू नुक्कड़ नाट्य के समतुल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अजंता गुफाओं में दर्शाई गई चित्रकला का मुख्य विषय क्या है। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध से संबंधित थीं। बौद्ध गुफाएं वहाँ पे ज़्यादा पाई गई हैं और ये बौद्धों के द्वारा जातक कहानियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। तो जातक कहानियाँ अजंता की गुफाओं में दर्शाई गई चित्रकला को इंगित करता है। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी रामायण कंबोडिया से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंबोडिया के बारे में पढ़ा था, ये जो फॉर्म है रामकेर, रामकेर जो है कंबोडिया से संबंधित है। और भी जो फॉर्म है उसमें आपके जो आते हैं, जैसे कंबोडिया के बाद इंडोनेशिया के रामायण की बात करें, उसके पश्चात हम लोग और भी दो नाम हैं उनकी, वहाँ पे जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं उसमें जो पाए जाने वाले रामायण के प्रकार हैं, महाभारत के प्रकार हैं, उसके बारे में भी एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे रामकेर जो है, रामकेर ये है अपने कंबोडिया का। नृत्य, छाया, कठपुतली और मंदिर कला के लिए खमीर, अनुकूलन, धर्म और नैतिक शिक्षा पर जोर देता है। ये काकवियन जो रामायण है वो इंडोनेशिया का रामायण है। जावानीज, वयांकुलित और रामायण बैले के लिए ये प्रसिद्ध है। और हियायक सेरी रामा जो दिया हुआ है वो मलेशिया से है। इस्लामी नैतिकता और स्थानीय लोक तत्वों के साथ मलेशियाई संस्करण है ये। और एक और फॉर्म दिया हुआ है रामकेर। तो रामकेर जो फॉर्म है वो रंगकेर दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। रामकियन जो होता है वो थाईलैंड का फॉर्म होता है। तो इस आधार पे हम लोग कंबोडिया के रामायण की बात अगर देखें तो रामाकेर, जिसे रीमकेर के नाम से भी जाना जाता है। विच फोक ट्रेडिशन रिलेटेड टू तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि तंजावुर, सबसे पहले मैंने बात किया था भगवत मेले का। आप उसमें भगवत मेला जो है तंजावुर जो क्षेत्र है वहाँ से बिलोंग करता है। भगवत मेला आंध्र प्रदेश के जो रहने वाले लोग थे वो तमिलनाडु को जब आए तो ये फॉर्म जब बना तो तंजावुर जिले में ये विकसित हुआ। थयम जो है तमाशा महाराष्ट्र, अंकियानाट असम, इस प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दक्षिण से उत्तर के क्रम में अगर जोड़ें हम लोग तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है इसके अंतर्गत वो हमारे जो देश वर्णित होते हैं उनके बारे में आता है। तो अगर हम देखें काबुकी का जो फॉर्म है वो जापानीज़ है, वो ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को रिलेट करता है। वयांकुलित जो फॉर्म है वो आपके अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया कि वयांकुलित कहाँ का है। ये वयांकुलित जो है फॉर्म वो किस क्षेत्र को दर्शाता है, किससे संबंधित है। तो वयांकुलित जो होता है वो आपके इंडोनेशिया काकवियन रामायण जो जावानीज काव्य पर बेस्ड है। खोन जो है, खोन परंपरा हम लोगों ने बात किया था खोन के ऊपर। लाखोन खोल, खोन अलग है, लाखोन खोल अलग है। तो इसको अगर हम देखें देशों के हिसाब से तो देखें कि थाईलैंड खोन नृत्य में रामकिन कथा का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पे वो थाईलैंड का खो, कंबोडिया का जो इंडोनेशिया का वयांकुलित हो गया, काबुकी जापान का हो गया, और लाखोन जो खोल है वो फॉर्म आपका रिलेट करता है आपके
लाखों खोल जो फॉर्म है वो आपका रिलेट करता है, वन सेकेंड, हाँ, लाखों खोल जो है वो रिलेट करता है आपके जिस देश को, उसके बारे में हम देखेंगे, वो कंबोडिया को रिलेट करता है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि अब इसको हमें दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो लगातार आता ही रहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें चीज़ों को बनाए रखना है। तो एक बार अगर हमें समझ में आ गया कि कौन सा पूर्वी भारत जो क्षेत्र है वो किससे रिलेटेड है, तो उसके आधार पे सबसे पहला अगर हम जाएं तो ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आता है वयांकुलित, जो कहाँ का फॉर्म है, अभी हम लोगों ने देखा था, जस्ट बात हुई थी, इसमें हम लोगों ने देखा वयांकुलित जो फॉर्म है वो है अपने, तो वयांकुलित पहले आएगा इसमें, वयांकुलित के बाद आएगा अपना, वयांकुलित के बाद आता है डी लाखों खोल कंबोडिया। तो उसको अगर हम सीक्वेंस के आधार पर देखें, सिलेबस में भी दिया हुआ है आपके, आप सिलेबस को भी देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है वयांकुलित आपके जो फॉर्म है वो इंडोनेशिया को दर्शा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, और जो खो है वो थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो बी वयांकुलित, डी लाखों खोल, सी खोन और ए काबुकी। तो हमें दक्षिण से उत्तर की ओर जाना था। दक्षिण से जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तरी जो पार्ट है उसमें ये आपके ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ को हम व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो उसका आंसर है बी डी सी ए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर जो है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है 5वां यूनिट, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट के रूप में लगता है, क्योंकि वेस्टर्न थिएटर्स और डांस फॉर्म को उतने ज़्यादा हद तक हम लोग स्टडी नहीं करते, लेकिन मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा ऑनलाइन कोर्स है उसमें इन सारे विषयों पर बहुत ही डिटेलिंग वीडियोस बनाए गए हैं, एक एक ठो, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप जुड़कर ये सारे चैप्टर टॉपिक वाइज जो BYQs आए हैं उसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादि रस निष्पत्ति के बारे में मैंने बताया था, जिसमें विभाव पहले आएगा, अनुभाव आएगा, इसके बाद व्यभिचारी भाव आएगा, व्यभिचारी के भाव के बाद रस स्थायी भाव, इसके बाद रस की निष्पत्ति होती है। भरत सूत्र का ये सवाल है, भरत के रस सूत्र का। तो इसके आधार पे हम लोग सबसे पहले सी नंबर देखेंगे, सी के बाद ई नंबर देखें तो 4 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित रूपकों को धनंजय के 10 रूपक के अनुसार उसकी जटिलता और पैमाने के क्रम में हमें जमाना है। तो इसमें जटिलता कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो नाटक पे होगा, नाटक के बाद प्रकरण पे होगा। जटिलता से तात्पर्य यह है कि उसके प्रस्तुति में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसके जो कथा वस्तु होती है वो आपके बहुत ही जटिल प्रकार के हो सकते हैं ऐतिहासिक रूप से, और बड़े फॉर्म में होते हैं तो वो जटिल परफॉर्मेंस के हिसाब से देख सकते हैं हम लोग। तो नाटक और प्रकरण को अगर हम मूल बिंदु बनाते हैं तो यहाँ पे यूनिट 3 के अनुसार नाटक प्रकरण विधि, नाटक प्रकरण के बाद आएगा आपका इहा मृग के बाद व्यायोग, उसके बाद आएगा विधि। क्वेश्चन के जवाब के अनुसार ये यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है BCEAD, पहले नाटक फिर प्रकरण फिर क्या आएगा इहा मृग के बाद व्यायोग, उसके पश्चात विधि। ये इसके अनुसार ये जो सीक्वेंस है वो सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखें। 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
निम्नलिखित परंपरागत नाट्य प्रारूपों को प्रदर्शकों की बढ़ती संख्या एकल से समूह के अनुरूप में व्यवस्थित करिए। तो एकल से समूह के रूप में, पहले एकल आएंगे, एक कलाकार होगा, उसके बाद फिर समूह होगा। तो पंडवानी, यहाँ पे हम लोगों ने पंडवानी के बारे में बात किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें पंडवानी जो है एकल गायन तमूरा लेकर गाती हैं, महाभारत इसका बेस कहानी होता है। यात्रा में सारे सबसे ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि भीड़ रहता है, एक तरीके का वो मेला ही निकले रहता है। तो अगर उसको देखें तो सी यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नाट्य शास्त्रों के अध्यायों को सही क्रम में जमाना है हमें। तो नाट्य शास्त्र के जो अध्याय हैं, मैं एक बार आपको अवगत करा देता हूं कि नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय से अंतिम जो अध्याय हैं उसमें क्या क्या वर्णित है, उसके आधार पे आप एक बार इन्हें मिलाइए। पहला नाट्य उत्पत्ति, दूसरा नाट्य मंडप, तीसरा रंग पूजा, चौथा तांडव, पांचवा पूर्व रंग विधि, छठवां रस, सातवां भाव, आठवां उपांग, नौवां अंग, उसके बाद 10वां चार्य विधान, 11वां मंडल विधान, 12वां गति प्रचार, 13 करयुक्त धर्मी व्यंजक, 14 छंदो विधान, छंदो विचित्र, 15वां, 16वां नंबर काव्य लक्षण, 17वां नंबर काकुस्वर व्यंजन, 17वां नंबर आपका है 18 नंबर 10 रूपक निरूपण, 10 रूप निरूपण, 19 नंबर संधि निरूपण। तो यहाँ पे जो पाठ आया है उसमें 19 नंबर का जो संधि निरूपण है, पहले कौन आ रहा है? संधि। संधि के बाद अब पहला हमारे पास आ गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि संधि निरूपण पहले आया। संधि निरूपण को अगर हम टारगेट करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। संधि निरूपण के बाद आता है आपका वृत्ति विकल्प, जिसमें वृत्ति के बारे में बताया गया है, जो कि अध्याय 20 में बताया गया है। ये 19 अध्याय में संधि निरूपण, 20वें अध्याय में वृत्ति विकल्प, और उसके पश्चात आता है आपका आहार्य अभिनय 21 नंबर जो बताया गया नाट्यशास्त्र के। तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमारा जो सवाल का सही जवाब होगा वो आपका पहला नंबर जो दिया हुआ है ना, ई, सी और बी और ए। वैसिक जो है वो एक तरीके से आपके अध्याय नंबर से रिलेटेड, वैसिक के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे आने वाली चीज़ों को लेकर। अब जब मैं इसे कंटिन्यू करते जाऊंगा उसके बारे में और डिटेलिंग के उसे और अच्छे से मैं बताऊंगा। समान अभिनय का जो पार्ट है वो हमारा 22वें अध्याय में दिया हुआ है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो ई, सी, डी, बी और ए को निरूपित कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सही आंसर हो गया क्योंकि सी के बाद ई आएगा। संधि, जो संधि निरूपण वाला पार्ट है उसके पश्चात हमारा वृत्ति विकल्प, तो सी और ई वाला आंसर सही हो जाएगा। प्राचीन साहित्य ग्रंथों को कालक्रम से व्यवस्थित हमें करना है। यहाँ पे प्राचीन साहित्य, तमिल साहित्य के बारे में दिया हुआ है। शिल्पादिकारम को हम लोगों ने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो शिल्पादिकारम के बाद मणि मेखलाई वाला पार्ट आता है। एक सीक्वेंस के आधार पे अगर हम देखें तो उस सबसे पहले जो आया था वो कली संगम शग्र जो दिया हुआ है हमारे पीवाई क्विज में, आगे हम देखेंगे। संगम साहित्य के रूप में जो दिया हुआ है, तमिल का साहित्य संग्रह है जिसमें कली तो गई सबसे पुराना है कालक्रम में। उसके पश्चात हमारा सी नंबर तोल कापियन, ये तमिल साहित्य प्रसिद्ध साहित्यों में से एक
शिल्पाधिकारम, फिर उसके पश्चात मणिमेखले। तो ये सीक्वेंस अगर हम देखें तो डी नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके पश्चात 69 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत कुचिपुड़ी यक्षगान प्रस्तुति में पात्रों का प्रवेश निम्नलिखित क्रम का पालन करता है। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है पुष्पांजलि का होगा। पुष्पांजलि, इसके अंदर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हम लोग। पुष्पांजलि अर्पण के पश्चात ही हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। एक है गणपति और एक है हमारा सूत्रधार। तो अगर हम उनके बारे में देखें तो पहले पुष्पांजलि के पश्चात अपना सूत्रधार आएगा। सूत्रधार के बाद गणपति होगा, पहले ये आएगा, इसके बाद ये सेकेंड नंबर ये आपका गणपति, इसके पश्चात आएगा आपका यहाँ पे। अगर ये तीन आपने सीक्वेंस किए, पहला सी, दूसरा ए, बी, इसके बाद डी, सत्यभामयन माधुरी, एक नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं छऊ प्रस्तुति के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। तो छऊ की परंपरा में 3 पार्ट होते हैं। छऊ जो है पुरुलिया छऊ कोलकाता, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा से निरूपित हैं, मतलब वहाँ से आते हैं। नाट्य कथन सत्य हैं के बारे में बताना है हमें। छऊ एक नृत्य नाटक रूप है जिसके क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ 3 प्रतिरूप हैं। जाहिर सी बात है, सही है। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है, छऊ के जो प्रकार थे वो मैंने बताया। मयूरभंज छऊ में विशिष्ट अलंकृत मुखौटे का प्रयोग होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि पुरुलिया और सरायकेला छऊ के अंदर ही मार्क्स का यूज़ होता है। और उसके बाद डी दिया, सरायकेला छऊ में मुखौटे का प्रयोग अस्वीकृत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें सत्य जो बात लिखा हुआ है उसी को देखना है। पुरुलिया और मयूरभंज छऊ शारीरिक शैल व्यवता को निरूपित करते हैं, तो जाहिर सी बात है सरायकेला और पुरुलिया जो है वो शारीरिक शैल व्यवता को निरूपित करते हैं ये अपने डांस के माध्यम से। ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। बाकी ये मुखौटे का प्रयोग अस्वीकृत करता है, जबकि ये मुखौटे पहनते हैं। यहाँ पे 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई से निम्नलिखित में से कौन से नाट्य रूप मुखौटे और कठपुतली का उपयोग करते हैं और संबंधित हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें नाखून खोल वाला परंपरा नहीं आएगा, रामकेन नहीं आएगा। उसके बाद व्यायाम कुलित सबेक, थेम और खून, ये 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि रामकेन हम लोगों ने देखा, पढ़ा है, अभी परंपरा साहित्य है, ये साहित्य के रूप में रामायण का निरूपण करता है। इसके आधार पर अगर हम देखें व्यांकुलित, सबेक, थाम एंड खून। व्यांकुलित बी, सी और ई, 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात विभिन्न परंपरागत नृत्यों में मुख्य पात्रों के प्रवेश से पूर्व मंच पर उपयोग किए जाने वाले जो वस्त्र, हाथ, कपड़ा किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो जो कपड़ा होता है और उस प्रक्रिया को संस्कृत रंगमंच की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, यवनिका के रूप में जानते हैं संस्कृत प्ले में। और उसका एक और पार्ट है 13 शिला। प्राण सीमा नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, इसका यवनिका होगा और 13 शिला आंसर यहाँ पे आएंगे। तो उसको हम देखते हैं और टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। 13 शिला वाला जो पार्ट है उसमें ये चीज़ें आएंगी, बी और डी, बी एंड डी। आगे नाट्यशास्त्र भगवद गीता के अलावा तो ये विश्व स्मृति वाला जो पार्ट है उसमें हमारे संगम साहित्य के बारे में मैंने अभी बताया भी था, जिसमें वो कतिपय जो साहित्य आए थे, तमिल साहित्य, उसका इसी साहित्य के अंदर संग्रह है। और ऋग्वेद
जो है वो विश्व स्मृति में है, शैव सिद्धांत पांडुलिपियाँ हैं, अभिनव गुप्त की कृतियाँ हैं। ये सारे फॉर्म आपको जो लिखित रूप हैं इनके प्राचीन, वो विश्व स्मृति रजिस्ट्रार का भाग के हैं। नाट्य शास्त्र भगवत गीता का भी 2024-25 के दौरान विश्व स्मृति रजिस्ट्रार में भाग दिया गया है। इस आधार पे ए, सी और डी के अंतर्गत ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। 74 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य नाटक मुखौटे का उपयोग करते हैं? तो ये छऊ वाला पार्ट नहीं होगा, और ये कथकली भी नहीं करते मेकअप, वो स्टाइलिश मेकअप का यूज करते हैं। मयूरभंज में नहीं होता है, पुरेलिया और सरायकेला छाऊ में होता है। हम लोग ऊपर पढ़ा छमम जो नृत्य है उसके अंतर्गत। अभी ये ऑप्शन 2 दिए हुए हैं तो उसको आधार मानना पड़ेगा। नो में होता है तो नो और बी डी, तो आपका नो और छमम नृत्य के अंतर्गत ये आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया, कौन से यंत्र यक्षगान से संबंधित हैं? तो ढोलक नॉर्मल हो जाता है यहाँ पे, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों जगह पे नॉर्मल तरीके से बजाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ये प्रसिद्ध है। छेंदा लेजिम जो होता है वो वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है महाराष्ट्र। पुंगी फॉर्म जो होता है वो यूज होता है, और खंजरी भी यूज होता है, संबंधित है। खंजरी जो होता है एक तरीके का ढोलक पे लगा हुआ झांझ को कह सकते हैं हम लोग, जो दिखने में उस तरीके से होता है, गोले आकार में झांझ के रूप में ही होता है वो। तो बी और जो डी कौन से यंत्र यक्षगान से संबंधित हैं? तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा, ये और ये। बी डी जहाँ दिया है सेकंड नंबर पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कौन से संबंधी कोरिया से संबंधी लोक नृत्य हैं? तो ड्रैगन हम चाइना में पढ़ते हैं। गटचुम जो है फॉर्म जो देखें हम लोग, गटचुम। लायन डांस भी हम कहाँ पढ़ते हैं? चाइना में। फयोरी ओड्री कहाँ का है? जापानीज। बचा क्या? गोमू और गुटचुम जो फॉर्म है वो देखेंगे कहाँ का है। तो ये फॉर्म आपके ड्रैगन वाला जो है वो आपके ड्रैगन डांस कोरिया से संबंधित नहीं है, वो आपके चाइना से संबंधित है। और साथ ही लायन डांस, तो जहाँ जहाँ पर डी और ए आया हुआ है तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे आपके, बचेंगे क्या? ये वाले डी, ये आया है तो डी ये होगा नहीं, और यहाँ पे ए आया है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे ए आया है तो ये भी नहीं होगा। बटा क्या? बी और सी। तो इसके आधार बनाते हुए हम आंसर कर देंगे गुटचुम और गुओमू। आगे का फॉर्म देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 कारक कला के तत्वों के भाग नहीं हैं? तो कला के तत्वों की बात अगर हम करें तो कला के तत्वों में जो आते हैं, मैं एक बार आपको नाम दिखा देता हूँ। कला के तत्वों के जो अंग हैं उसके बारे में बताता हूँ। उसमें आता है रंग, व्यक्तिगत आस्था इसके अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि ये कला के तत्वों में अगर हम बात करेंगे तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो उसको हम देखते हैं। इसमें आर्ट के जो तत्व हैं उसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यूनिट में एक एक पार्ट को लेकर। आर्ट के एलिमेंट में कलर आता है, कलर के साथ आता है आपका वैल्यू, जिसे हम इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। कलर्स, वैल्यू, सैचुरेशंस, ये सारे आर्ट के एलिमेंट हैं। सैचुरेशंस हैं, फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म भी आएगा। ए और हमारा डी सही हो गया है यहाँ पे। फॉर्म के बाद आता है लाइन, लाइन के बाद आता है शेप, शेप के बाद आएगा आपका स्पेस, स्पेस के बाद आता है आपका टेक्सचर, टेक्सचर के बाद। तो यहाँ पे 2 अगर ऑप्शन हमारे सही होते हैं
दो ऑप्शन अगर हम देखें आर्ट के एलिमेंट के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, एलिमेंट और उसके प्रिंसिपल, आर्ट के प्रिंसिपल के थ्रू ये चीज़ें आती हैं, और आर्ट के एलिमेंट और प्रिंसिपल से बहुत सारे सवाल आते हैं जो चौथे यूनिट के सवाल के अंतर्गत हैं। तो ये दो फॉर्म अगर हम देखते हैं, कलर और ओपिनियन, तो कुछ आता नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, पर्सनल बिलीव वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो एडी वाला जब ऑप्शन है वो दिया नहीं है, उसके अंतर्गत जो आ रहा है उसे मैं बताता हूँ। इसमें आपका आंसर सही होने वाला है आर्ट एलिमेंट के बाद प्रिंसिपल में भी कुछ वर्ड हैं, जैसे वो भी एक बार सुन लीजिए आप। बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, रिदम मूवमेंट्स एंड प्रोपोजिशन स्केल, साथ ही उसके आता है यूनिटी एंड वैरायटी और पैटर्न। ये आर्ट के प्रिंसिपल हैं। और आर्ट के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट में हम लोगों ने देखा कि कलर है, फॉर्म है, लाइन है और वैल्यू है। तो उसके आधार पे दो फॉर्म हमारे अभी तक समझ में आए हैं। तीसरे फॉर्म में पर्सनल बिलीव नहीं आएगा। इसमें पर्सनल बिलीव से इसका कोई लेना देना नहीं है। दो जगह सी दिया हुआ है तो दो ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, बी और ई। बी और ई, तो यहाँ पे उसके आधार पे अगर हम देखें तो बी और ई संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि बी और ई की बात अगर करें तो ओपिनियंस का पार्ट इसमें कोई लेना देना है ही नहीं बी और ई से। मुख्य जो हमारा इसके अंतर्गत आने वाला पार्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। ई और ए और ई के बारे में बताया गया, ओपिनियंस। बी और ई भी है, तो दोनों में से जो आंसर बन के आ रहा है वो आंसर है सी और ई। ओके ओके ओके, सॉरी, मैं बहुत टाइम से इसीलिए उलझा हुआ था। ये एलिमेंट जो हैं आपके आर्ट के एलिमेंट को नहीं चयन करना है यहाँ पे कला के दो कारक कला के तत्वों के भाग नहीं है, सॉरी, तभी उलझ गया था मैं। ये सारे आपके एलिमेंट के पार्ट हैं, रंग, प्रारूप और आपका फॉर्म, जिसे हम लोग प्रारूप कहते हैं जिसे, और जो नहीं है अभिव्यक्ति भी इसी के पार्ट्स में आता है, जो हमारे कारक के तत्वों के कला के तत्व हैं। ये पर्सनल बिलीव और ये जो विचार है खुद के ओपिनियंस, ये नहीं, इसका कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी और ई दोनों को अलग करना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर, दो कला अभिव्यक्ति के उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो ये जो कला अभिव्यक्ति का भाग नहीं है, उसके आधार पे अगर हम देखें, अभिव्यक्ति को लेकर बात आया है, तो आर्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेशंस के अंतर्गत जो पार्ट आता है उसमें भाग नहीं है। यहाँ भी देखना है, भाग है उसको अलग रखना है। तो यहाँ पे फिर आया है व्यक्तिगत आस्था, और फिर से दे दिया है सेल्फ उद्घाटन। तो ये चीज़ें नहीं हैं।
कला अभिव्यक्ति को लेकर, नैनता सिलेक्टिविटी होता है, और मेटाफर होता है जिसे रूप के रूप में देखते हैं हम, एस्थेटिक्स होता है। ये चीज़ें रहती हैं कला के अभिव्यक्ति के रूप में। व्यक्तिगत आस्थात्म उद्घटन का कला के रूप से कोई लेना देना नहीं है, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा और नीचे भी वही सवाल देखने को मिला। उसके पश्चात है 79, कौन से नाट्य शास्त्र के अनुसार पात्रों की स्थायी खड़ी मुद्रा है? इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। इसमें वैष्णव है, संपाद, वैशाख, ये चीज़ें हैं, संपाद और वैशाख। अब यहाँ पे 2 संगीत उपकरण पाला गायन से संबंधित है। पाला गायन के बारे में मैंने बताया था अपने वीडियो में, जिसके आधार पे पाला गायन का जो वाद्य यंत्र है वो आपका बी और ई नहीं प्रयुक्त होते हैं, बी और ई। बाकी चीज़ें मंजीरा, खोल और झांझ प्रयुक्त होते हैं पाला गायन के अंदर। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, और ई वाला जो है उसे अलग कर देना है हमें, और जो आएंगे वो पाला गायन के अंदर प्रयुक्त होते हैं। 81 वाला क्वेश्चन देखेंगे। शिल्पाधिकारम के पात्रों को कनगे और कोलम सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये मणिक, वाच्वार, अक्का, महादेव ये चीज़ें नहीं हैं। मेडुन, छेंजियान जो हैं वो राजा थे, तो ये आपका ए, बी और ई यहाँ पे आया नहीं है, तो हम ए और बी को ही रखेंगे साथ में, तो दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेडू, छेजियान भी थे लेकिन ऑप्शनल नहीं आया है, तो उसके आधार पे हमसे ओके सॉरी फिर यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो रहा है। पात्र नहीं है के बारे में बताया गया है। पात्र जो हैं वो तो हैं आपके, हाँ मैंने जो कहा है अभी टिक लगाया, वो पात्र हैं। कनकी, कोलम और नेडू छेयम जो हैं वो राजा हैं। कनकी और कोलम जो हैं वो चरित्र हैं लीड उसके, और अक्का, महादेव, मणि का च्वार जो है वो नहीं है। नहीं वाले चीज़ में यहाँ पे ये चीज़ें सही हो गई। आगे मिलान का दिया हुआ है, मिलान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मण मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जो शासन है, दक्षिण शासन में ज़्यादातर पल्लव और चोल शासन काल रहा है, उनको आधार बनाते हुए हम सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से काल में कौन आया है। तो लक्ष्मण मंदिर की बात अगर हम करें, लक्ष्मण मंदिर में जो लक्ष्मण मंदिर का संबंध है, उनका संबंध बृहदेश्वर मंदिर चोल काल, पल्लव काल, कोणार्क सूर्य मंदिर गंगा राजवंश, और मगमल पूर्वतम जो मंदिर है उसका। तो हम एक को अगर टारगेट करते हैं मंदिर के मिलान में, तो उसके आधार पे हम जान सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो देखते हैं अपना जो ए का है लक्ष्मण मंदिर चंदेल। तो जो भी साउथ में आया हुआ है वो पल्लव चोल राजवंश के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है बी मालवपुरकम तट मंदिर। तो ये साउथ वाली नाम है जो पल्लव राजवंश के अंतर्गत आएगा। और बृहदेश्वर मंदिर आपका चोल से संबंधित है। कोणार्क मंदिर गंगा राजवंश से संबंधित है। इस तरीके से ये आपका सेकेंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर मिलान आया है 83 छपेली, पाइका नृत्य, धोलू कुनीथा और फुगड़ी। तो फुगड़ी जो फॉर्म है वो गोवा में होता है। एक अगर हम देखते हैं एक फॉर्म भी, तो फुगड़ी के आधार पे चीज़ें हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि फुगड़ी जो फॉर्म है वो कहाँ का है, गोवा का है। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं सी का, जहाँ जहाँ 4 है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ें वहाँ गलत हो जाएंगी। फुगड़ी के बाद आपका दिया हुआ है पाइका नृत्य जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो वी का भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें फुगड़ी नृत्य गोवा का है, तो 2 ऑप्शन आए हुए हैं
पहला और दूसरा। उसके बाद हम देखते हैं पाइका डांस। पाइका नृत्य जो है वो उड़ीसा से है, तो ये सेकेंड नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। धोलुकुनी था और छपेली। छपेली जो है आपके छपेली फॉर्म उत्तराखंड से संबंधित है, फुगड़ी गोवा से, पाइका उड़ीसा से, धोलुकुनी था आपके कर्नाटका से संबंधित लोक नृत्य फॉर्म है। उसके बाद है सही मिलान ही करना है। ये चरित्रों के बारे में है और उन चरित्रों को हमें मिलाना है। चरित्रों के मिलान के अनुसार चीज़ों को यहाँ पे व्यक्त करना है, जिसमें पहला जो दिया हुआ है कोलम वो सीधा सा कनेक्ट करेगा आपके शिल्पादिकारम को, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला का डी का फर्स्ट कहाँ पे है, इसमें डी के फर्स्ट होने के बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाएंगी। अजामिल जो है वो थर्ड भागवत पुराण से संबंधित है। भागवत पुराण के बाद अम्बा जो है वो फोर्थ नंबर महाभारत से संबंधित है। उसके बाद है आपका संपाति रामायण से संबंधित है। इस प्रकार ये 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक और आया हुआ है जो कि 4 यूनिट से संबंधित है अरिस्टोटल को लेकर। उसमें अरिस्टोटल्स के बारे में बताया गया है कि अरिस्टोटल जो हैं और चारवाक, भरत मुनि और जेएमई। युगेन जो थ्योरी, युगेन जो आपके नो में यूज होता है, युगेन की परंपरा वाला जो संबंध है, युगेन से इनका संबंध है। मेमाइस कैथारसिस एंड मेमाइसिस का संबंध अरस्तु का इनसे है। मैट्रिलिटी जो है भौतिकवादिता वाला संबंध चारवाक का भरत मुनि का एस्थेटिक्स को लेकर है। तो इस आधार पे ए का थर्ड, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है सेकेंड नंबर। ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 एंड डी का सेकेंड। अब कुछ बस जो दक्षिण भारतीय दक्षिण देश जो एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मिलान करने के लिए आया है। उसमें दिया हुआ है तालचुंग, सबेकथोम के बारे में हम लोग पढ़ा, बुनराकू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सीधा सवाल हम बुनराकू को जापान से अगर रिलेट करते हैं तो यहाँ पे एक आया, बाकी 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, इन्हें देखना ही नहीं है। यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे सबेकथोम, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, खोन को भी पढ़ा है, और तालचुंग जो फॉर्म है वो कोरिया से रिलेट अगर होता है तो ए का जो है वो थर्ड अगर होगा, यहाँ पे तालचुंग का जो फॉर्म है अगर ए का थर्ड होता है तो हमारा ऑप्शन सेकेंड नंबर हो जाएगा, जो कि लगातार सेकेंड नंबर से रिलेशन है इनका। सबेकथोम जो है वो आपके रिलेट करेगा बी का फर्स्ट, कंबोडिया से हम लोगों ने पढ़ा, जो कि मुखौटे की परंपरा को लेकर इसमें प्रदर्शन होता है। उसी के बाद खोन है, खोन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, खोन है आपके थाईलैंड, और जैपनीज़ बुनराकू का बुनराकू ही रहेगा। 2 ऑप्शन करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे नेट में ये चीज़ बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है कि आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, वो 2 अगर आपको एक भी पता है अच्छे से तो आपके दूसरे तीसरे सवाल खुद ब खुद वहाँ पर सही हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम आपके लगने वाले नहीं हैं। तालचुंग, अब जो भक्त संत थे, भक्ति संत वाले चैप्टर को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और उनके बारे में देखें तो चैतन्य महाप्रभु बंगाली थे सबसे पहला, संत तुकाराम मराठी थे। तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो बी का कहाँ से रिलेट हो जाएगा, ए से। तो बी का ए कहाँ पे दिया हुआ है, 1 नंबर, सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है। इसको हम सीधा आधार बनाएंगे और
संत तुकाराम मराठी कर देंगे। थर्ड का सेकेंड, अंडाल का हो जाएगा ए का फोर तमिल एंड बसवा का कन्नड़। इस आधार पे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 88 नंबर देख लेते हैं। पंडवानी जो है वहाँ पे अब ये फॉर्म आया है आपका। पंडवानी का सीधा संबंध हम तंबूरा से करेंगे। तंबूरा बजाते हुए गायक प्रस्तुतिकर्ता जो रहते हैं इसके, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। पाला जो है वो हम लोगों ने देखा, कथकली को देखते हैं, स्टाइलिश मेकअप को लिए जाना जाता है। और फ्लाई जो कथकली के पश्चात पाला उड़ीसा का है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। पाला के बाद छाऊ के बारे में हम लोगों ने देखा, वो भी अपने आसपास उन वहीं क्षेत्रों से बिलोंग करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि स्टाइलिश मेकअप का हम लोग अगर सी को सीधा A1 से कनेक्ट करते हैं तो सी का 1, यहाँ पे सी का 1 कहाँ पे सिर्फ 2 जगह दिया हुआ है। बाकी ये नीचे वाले ऑप्शन देखने के कोई मतलब नहीं है। पंडवानी का सीधा हम लोगों ने कहाँ लगाया हुआ है, ए का देख लेते हैं, थर्ड, सेकंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी का आपका पाला, 4 चमारा फ्लाईवेज किससे संबंधित है। डी का छाऊ सेल्ड एंड सैरो से संबंधित है। ढाल और तलवार इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस आधार पे ये सवाल सॉल्व हो गया अपना। और उसी के बाद 89 रंगपीठ रंगशीर्ष का जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं। रंगपीठ जो होता है मुख्य अभिनय क्षेत्र होता है। सबसे पहला यहाँ पे ये नेपथ्य वेशभूषा कक्ष के रूप में होता है। मतवारणी मुख्य अभिनय क्षेत्र के दोनों तरफ बना होता है और रंगशीर्ष अनुश्रय अभिनय क्षेत्र के रूप में होता है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड वेशभूषा कक्ष, सी का 1 एंड डी का 4, वो नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड लास्ट है अपना जो फर्स्ट यूनिट है उससे संबंधित है ये। इसमें जो आपके काल है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ कल्चर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और किस शासनकाल में, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बहुत बार आया हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में है ये। जो काल वाला टाइम है, टाइम पीरियड, हम लोगों ने एक और भी अभी सॉल्व किया था। ये उसी के आधार पे दूसरा फॉर्म है जिसको हम देखेंगे। तो जो मुंडेरा वाला पार्ट है वो आपके संबंधित हैं मौर्योत्तर काल, चालुक्य काल और चोल काल। मैंने सीधा सा बताया है कि चोल काल और पल्लव वाला जो काल है वो सीधा रिलेट करता है दक्षिणी शासन काल पर। नायक काल जो होता है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कांच नटराज का जो प्रतिमा पाया गया मोहनजोदड़ो वाला काल पे, वो चोल काल में पाया गया था। काल को अगर देखें तो ये चोल काल के अंतर्गत पाया गया। और चौल काल जैसे यहाँ पे क्लियर होता है तो ए का 4, बी का हो जाएगा आपका सारंगपाणी मंदिर जो पाया गया है वो आपके नायक काल के अंतर्गत पाया गया है। पांडनी बोधिसत्व चित्रकला मौर्योत्तर होगा कि बोधि वाली चीज़ें जितनी भी हुई हैं वो मौर्योत्तर काल में हुई हैं। और मुंडेरा सूर्य मंदिर चालुक्य काल के अंदर। आंसर इसका हो जाएगा आपका थर्ड। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। आगे जो क्वेश्चन है वो आंसरिंग पैसेज के रूप में है, तो यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं। तो जून 2025 के आए कंपलसरी पेपर को हम लोगों ने इस
वीडियो में सॉल्व किया, और अभी ये लगातार सीरीज़ में रहेगा। 2012 तक के क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा इसमें। साथ ही जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी इन सब के उपयोग से। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर आपको यूजीसी नेट को लेकर अध्ययन करना है, बारीकियों से और अच्छे डिटेलिंग से अध्ययन करना है, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये 60 दिन का कोर्स अभी आए लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके अनुसार ये समय मिला है हमें, तो इसका सही सदुपयोग करें। फुल कोर्स होगा इसके अंतर्गत। डांस के भी पूरे यूनिट कंप्लीट कराए जाएंगे, ड्रामा के भी पूरे यूनिट कंप्लीट कराए जाएंगे। 2 बैच इसके टाइमिंग जो होगी वो फर्स्ट पेपर को लेकर भी है और सेकेंड पेपर को लेकर भी है। तो आपको 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की स्टडी इस चैनल पर्सनली मैं ऑनलाइन माध्यम में करवाऊंगा। और अभी भी मेरा बैच चल रहा है जिसमें 2 बैचेस अभी कंटिन्यू में हैं। उनके 5-6 यूनिट 6वें यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, वो लगातार PYQs और उसके साथ लगे हैं। इसमें आप सभी को हर जो भी PDF मैं पढ़ाऊँगा वो ऑल यूनिट्स के PDFs नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड होगा आपको जो क्लासेस के दौरान होंगी। सॉल्व जितने भी होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। डांस ड्रामा थिएटर के साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर को भी पढ़ाया जाएगा। तो 2 महीने का ये कोर्स है। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है। उसके बाद समय नहीं रहने के कारण हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बैचेस शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी इस नंबर पर मैसेज और कॉल के माध्यम से मुझसे जुड़कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। टोटल जो कोर्स का लागत होगा वो दोनों पेपर को मिलाने के बाद और फर्स्ट पेपर को भी इसी में इंक्लूड करके आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र के साथ 25,000 रुपीज़ 2 मंथ के दौरान। और अगर आप पर मंथ भी करना चाहते हैं तो 1100 रुपये के हिसाब से आप पर मंथ क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं लेना चाहें तो आप क्लासेस ना लें। आपको PDF और नोट्स 1 मंथ के दौरान जितना आप स्टडी करेंगे वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। और अभी PhD कर रहा हूँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। PhD स्कॉलर हूँ मैं, और साथ में मैंने नेट JRF के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म थिएटर्स की स्टडी मेरी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से हुआ है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 60 दिन के कोर्स के अंतर्गत बहुत ही बारीकियों से हर एक यूनिट के सेक्शन बाय यूनिट के पूरे एक पॉइंट्स को बारीकियों से आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर है, आप नंबरों पे कॉल मैसेज के माध्यम से सीधा कनेक्ट होकर अपना दिसंबर के 2025 के एग्ज़ाम में नीट और JRF की परीक्षा पर अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।